क्योंकि अपने ही घर में जगह ना पाना, किसी औरत की नफ़रत में पनपना एक बच्चे की रगों में धीरे धीरे जहर की तरह घुलने लगता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ रोमांटिक, कुछ डरावनी, कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि असलियत क्या है और कहानियाँ क्या। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती है, जो कि ज़रूर लगेंगी अगर आप सुनेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, उन पर कमेंट करिए और उन्हें शेयर करिए। और देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं हमारी कहानी देव के दूसरे अध्याय में। सुबह की हल्की सी नमी कमरे में उतर आई थी। देव अब भी अपने कमरे में आवाज़ों की पहचान कर रहा था। चिड़ियों की पंखों का कंपन, सड़क पर दूध वाले की साइकिल की कांपती घंटी और दादाजी की कदमों की वो लय जो हमेशा एक ही क्रम में चलती रहती थी। आज दादाजी जल्दी तैयार हो रहे थे। देव, मैं थोड़ी देर के लिए बाज़ार जा रहा हूँ, दादाजी ने कहा। देव ने हाँ में सर हिला दिया। जी दादाजी। किताबों वाली दुकान से वो पुरानी उर्दू पोइट्री वाला कलेक्शन बताया था ना, एक बार पूछ लीजिएगा। दादाजी मुस्कुराए। उन्हें देव की मांगे दुनिया की सबसे पवित्र चीज़ लगती थी। एक ऐसे बच्चे की मांगे जो देख नहीं सकता, दुनिया को छू कर पढ़ता है। वे बाहर निकल आए। देव ने दरवाजे की आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगाया कि दादाजी आज अपनी पुरानी छड़ी लेकर गए हैं। ये हमेशा एक संकेत होता है कि आज वो बहुत दूर चलने वाले हैं। कस्बे की लाइब्रेरी सुबह ही खुलती थी। एक पत्थर का पुराना सा भवन जिसकी दीवारों में नमी की महक थी और किताबों के भीतर दबी कहानियाँ धड़कती मालूम पड़ती थी। दादाजी ने हमेशा इस जगह की बहुत इज्जत की थी। एक वक्त था जब वो यहाँ आकर पढ़ा करते थे, यहाँ समय बिताया करते थे। खैर, वो दौर अलग था, क्योंकि उन्हें इस पूरी दुनिया में दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा भरोसेमंद लगती थी, किताबें और दूसरा देव। वो धीरे से अंदर दाखिल हुए। धूप लकड़ी की खिड़कियों से टूटकर फर्श पर चित्रकारी बना रहे थे। शेल्फ के पास एक लड़की झुकी हुई थी, पतली, शांत। उसके बाल ढीलम ढीली चोटी में बंधे हुए थे। उंगलियों में हल्का सा कंपन था, जैसे दुनिया उसके अंदर लगातार बोल रही थी। वो किताबों को आकार के हिसाब से नहीं, बल्कि उनके टूटे हुए किनारों के हिसाब से सजा रही थी। कभी कभी एक किताब के पन्नों को थपथपाकर उनकी धूल उतारती। कुछ किताबों को वो एक दो पन्ने पलटकर पढ़ती, कुछ को सीने से लगाकर वापस वहीं रख देती, जैसे ये किताबें उसके लिए सिर्फ कोई चीज़ नहीं थी, जीवंत इंसान थी। दादाजी ने धीरे से गला खखारा। लड़की ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, एक गहरी सतर्कता थी, जैसे दुनिया से बार बार धोखा खाकर उसने ये देखना सीख लिया हो कि कौन कैसा व्यवहार करने वाला है। दादाजी ने एक पर्ची आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटी, ये किताब दे दीजिए। लड़की ने तुरंत वो पर्ची पकड़ी, उसे पढ़ा और 2 मिनट के अंदर किताब लेकर पकड़ा दी। उसके हाथ में मेहनत के निशान थे। उसने एक पर्ची दी और कहा, इस पर अपना नाम और पता भर दीजिए। इतने में उस लड़की से वहीं खड़ी पास एक और लड़की ने कहा, जो शायद वहीं काम करती थी, तुम्हारी पगार आ गई? तो लड़की ने कहा, हाँ, आ तो गई है, पर लगता नहीं कि इसमें कुछ हो पाएगा। कोशिश कर रही हूँ कि एक और नौकरी मिल जाए, वैसे भी यहाँ तो 4 ही घंटे का काम है।
दादाजी ने किताबों से नज़रें हटा के उसकी तरफ गौर से देखा। लड़की का चेहरा झुका हुआ था, जैसे कि उसकी नज़र पर कोई बोझ हो, जैसे वो बहुत थकी हुई हो। तुम यहाँ नई आई हो? दादाजी ने पूछा। लड़की ने हिचकिचा कर कहा, जी, अभी 3 ही महीने हुए हैं सिर्फ। दादाजी ने पूछा, तो यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हो? लड़की ने जवाब दिया, जी, असल में मुझे एक और काम चाहिए। आपकी नज़र में कोई काम हो तो बताइएगा। दादाजी ने भौहें उठाकर कहा, एक और? क्यों? लड़की का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया, जैसे कोई दीवार अचानक खड़ी हो गई हो। ज़रूरत है, उसने बस इतना ही कहा। दादाजी ने उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दर्द तैरता हुआ देखा, जो किसी बच्चे की उम्र में नहीं होना चाहिए। तुम्हारा नाम? दादाजी ने पूछा। लड़की ने थोड़ी देर मासूम सी चुप्पी के बाद कहा, हया। हमारा नाम हया है। यूं तो हया इसी शहर के लहजे में बात करने की कोशिश करती थी, पर दादाजी ने अचानक उससे उसका नाम पूछा तो लखनऊ उसके अंदर से बाहर निकलकर दिखने लगा था। दादाजी ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, नंबर लिखा, छोटी सी पर्ची उसकी तरफ बढ़ा दी। अगर काम चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, डरना मत, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और हाँ, मेरा नाम चंद्रा बासु है। हया ने पर्ची के टुकड़े को ऐसे पकड़ा जैसे गर्म कोयले पर हाथ रख रही हो। उसकी आंखों में थोड़ा सा डर था, थोड़ा सा शक भी था। जब कम उम्र में इंसान हैसियत से ज़्यादा दर्द देख ले तो वो थोड़ा शक्की हो ही जाता है। दादाजी ने ख्याल रखना कहकर बाहर जाना ही सही समझा। हया पीछे से उन्हें जाते देखती रही। दुनिया हया को उसके नाम से नहीं पहचानती थी। दुनिया ने उसे हमेशा किसी बोझ, किसी जिम्मेदारी, किसी नौकरानी की तरह ही देखा था। उसकी माँ की मौत तब हुई थी जब वो 8 साल की थी। एक लंबी बीमारी जिसने ना सिर्फ उसकी माँ की जान ली, उसके घर को भी खोखला करके चला गया। जिसने घर में सबसे पहले उसके पिता की हिम्मत छीनी और फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया। जल्द ही उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, शायद अकेलेपन से घबरा कर या शायद संभलने की कोशिश में। पर वो औरत हया के लिए एक घर तो क्या, एक खिड़की भी नहीं बन सकी। उस औरत के आने से हया ने खुद को अंधेरे कमरे में धकेल दिया। रोज़ की डांट, ताने, कभी ना रुकने वाले काम, कभी ना ख़त्म होने वाली शिकायतें, और वो कुछ शब्द जो हया को अंदर से काट कर रख देते। इसे यहाँ मत रखो, मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकती। इन शब्दों ने हया की पूरी दुनिया बदल कर रख दी। क्योंकि अपने ही घर में जगह ना पाना, किसी औरत की नफ़रत में पनपना एक बच्चे की रगों में धीरे धीरे जहर की तरह घुलने लगता है। हालांकि हया ने कभी अपने पिता को ये सब बताया तो नहीं था, पर हया जानती थी कि उसके पिता सब कुछ जानते हैं और बावजूद सब कुछ जानने के वो चुप है। बस एक दिन उसके पिता ने उसे उसकी बड़ी बहन के पास छोड़ दिया, दीदी, जो खुद एक टूटा हुआ रिश्ता संभाल रही थी, एक छोटे बच्चे की परवरिश कर रही थी जो बीमार रहता था, शबाब, बिल्कुल 7 साल का। सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, रातों को खांसी की आवाज़ें जो घर की बारीक दीवारें हिला कर रख देती थी। हया ने उसी दिन तय किया था कि वो जो भी कर सकेगी करेगी, और उसने किया। 14 साल की उम्र से वो काम करने लगी। लोगों के घर में बर्तन धोने जाती, कपड़े सिलती, छोटे बच्चों की देखभाल करती, किसी के पुराने जूते पॉलिश कर देती। किसी भी काम के लिए कभी संकोच नहीं करती थी वो। उसे किसी चीज़ पर कोई शर्म नहीं आती थी, क्योंकि भूख कभी इज्जत से बड़ा सवाल बन ही नहीं सकती है। 16 साल होते होते उसे इतना अनुभव हो चुका था जितना कई लोगों को 30 साल की उम्र में भी नहीं हो पाता था। फिर उसे लाइब्रेरी में काम मिल गया। 4 घंटे 12,000 रुपये।
उसके लिए अब तक ये सबसे बड़ी कमाई थी। और सबसे बड़ी राहत यह थी कि यहाँ किताबें थी, कागज़ की खुशबू वाली, दुनिया से लड़ने वाली और उसके दिल की थकान को कम करने वाली किताबें। किताबें उसे कभी सच में अकेला नहीं होने देती थी, कभी नहीं। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से शबाब की हालत बिगड़ रही थी। दीदी रात रात भर जागती, खांसी दबाने की कोशिश करती, बच्चा रोता रहता, दवाइयों के पैसे ख़त्म हो जाते और घर में खामोशी। दीदी की छिपी हुई सिसकियाँ दीवारों में तेज़ी से घुलती चली जाती थी। एक रात जब बारिश टपकती हुई छत से अंदर गिर रही थी, हया की दीदी ने कहा, इस बार तो तुम्हारे बोर्ड्स हैं ना, रहने दे हया, मत कर काम, मैं संभाल लूँगी, तू बहुत थक जाती है। हया ने कहा, तो क्या हुआ, ओपन बोर्ड ही तो है, मुझे कौन सा क्लासेस करने जाना है, और वैसे भी दी मैं वहाँ बैठ के पढ़ती ही तो हूँ, लाइब्रेरी का काम है। पर हया जानती थी कि दीदी झूठ बोल रही थी। थकान हया की नहीं, दीदी की आंखों में थी, लंबी, काली और गहरी। उस रात हया करवट बदलती रही। बारिश की बूंदें जैसे कह रही थी, किसी को तेरी ज़रूरत है और तुझे किसी की ज़रूरत है। अगले दिन लाइब्रेरी की छुट्टी थी। दादाजी द्वारा दिया गया नंबर पर्ची में चुपचाप रखा था, लेकिन उसके भीतर हया की बेचैनी धड़क रही थी। बस एक और काम मिल जाए और सैलरी अच्छी हो, या अल्लाह, बस इस बार कोई ऐसा काम ना हो जो पूरे समय घास छिलवाए, हाथ छिलवा दे या हाथ तुड़वा दे। बस आरामदायक काम देना या खुदा। वो घर के कोने में बैठी गहरी सांस लेकर उसने फ़ोन उठाया, नंबर दबाया और उसके हाथ काँप गए। थोड़ा डर, थोड़ा संदेह और थोड़ी सी भूख। रिंग गई, 1, 2, 3। फिर एक गहरी, धीमी पर गर्मजोशी से भरी आवाज़ जो उम्र दराज थी, हेलो। और यहीं पर उसकी ज़िंदगी की 2 खिड़कियाँ पहली बार एक दूसरे की तरफ खुलने लगी। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, कमेंट करिए और शेयर तो ज़रूर करिएगा। और अगले हिस्से में क्या होगा वो जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप अपनी स्टोरीज़ भी मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर @हाय कहानी वाली 12 पर। और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।